morning students. Now this is the next video for class 12th chapter 9 financial management, and the topic is capital structure. First start with what is the meaning of capital structure. Capital structure means the proportion of debt and equity used for financing the operation of business. कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? जहाँ पर हम प्रपोर्शन यानी कुछ कुछ हिस्सा डेट का और इक्विटी का रखते हैं, वही बिजनेस के ऑपरेशन में हमको मदद करता है. दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर. कंपनी को किस प्रपोर्शन में अपने डेट और इक्विटी को रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को सही प्रपोर्शन में नहीं रखा है तो कैपिटल स्ट्रक्चर में दिक्कत आ सकती है, यानी कि कंपनी को आगे रन करने में दिक्कत हो सकती है. यहाँ पर लिखा है अनदर वर्ड्स, कंपनी पर कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द प्रपोर्शन ऑफ डेट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. ये बता रहा है कि प्रपोर्शन ऑफ डेट, यहाँ पे कि फॉर्मूला दिया हुआ है डेट अपॉन इक्विटी, तो इसका क्या प्रपोर्शन होना चाहिए और इनका क्या प्रपोर्शन होना चाहिए, यही कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बताता है. What kind of capital structure is best for a firm is very difficult to define. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर हमको कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी में रखना चाहिए. बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि डिटरमाइन हम कर सकें. द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. ये बता रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए जैसे जब हम इंक्रीज़ करें इक्विटी की वैल्यू को, यानी कि इक्विटी को हम इंक्रीज़ करें तो इक्विटी की वैल्यू भी इंक्रीज़ करें, यानी कि हम ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे कि हमारे फ्यूचर में इक्विटी की वैल्यू इंक्रीज़ करें, उसके अलावा जो वेल्थ कैपिटल है वो भी इंक्रीज़ करें. और वेल्थ क्या है? वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर, यानी कि इक्विटी शेयर का भी पैसा इंक्रीज़ करें. तो ऐसा स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए. फिर डेट के लिए क्या बता रहे हैं? डेट तो रिस्की होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि आपको रेगुलर बेस पे आपका लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि आपको पे करना है डिबेंचर्स होल्डर को. डेट इज़ रिस्की बिकॉज पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट और ऑन डेट इज़ लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस. इन केस दे फेल टू पे, दैट सिक्योरिटी होल्डर कैन क्लेम ओवर द asset of the company, and if the firm fails to meet returns of principal amount, it can even go to liquidation and stage of insolvency. तो अगर डेट जो है वो रिस्की है, इसका रीज़न ये है कि इस पर इंटरेस्ट आपको रेगुलरली पे करना पड़ता है. अगर आपने डेट होल्डर्स को डेट नहीं पे किया, डिबेंचर होल्डर को नहीं पे किया, तो वो आपके जो भी असेट है उसको बेच के जो भी उनको पेमेंट मिलेगा उससे अपना प्रिंसिपल अमाउंट वो ले लेंगे. और अगर कंपनी में इंसॉल्वेंसी होती है तो सबसे पहले डेट को ही आपको पे करना होता है. इसलिए डेट को या डिबेंचर्स को हम रिस्की मानते हैं. नेक्स्ट आता है पॉइंट, इक्विटी सिक्योरिटीज़ आर सेफ सिक्योरिटी फॉर कंपनी. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी सबसे सेफ होता है, क्योंकि इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि आपको कोई डिविडेंड पे करना है. आपको हमेशा डिविडेंड पे करना है. रिडीम करने की भी कोई दिक्कत नहीं होती है. किसी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर ऑफ द कंपनी तो वो रिडीम भी नहीं करवाते, वो परमानेंट होती है. तो यहाँ पर देखिए ये दिया है कि कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, एज कंपनी हैज़ नो लीगल ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर इफ़ इट इज़ रनिंग इन लॉस, बट दीज आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज़. पर ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं. इक्विटी शेयर होल्डर क्या है, कंपनी को अगर कंपनी लॉस पे रन कर रही है तो इनका कोई इनके लिए रिस्की है पर कंपनी के लिए सेफ है, और ये बहुत ही महंगा सिक्योरिटी होता है. कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी एंड financial risk. A best capital structure is the one which result in maximizing the value of equity shareholder or which bring rise in the price of the equity share. और बता रहा है कि अगर आप बेस्ट कैपिटल की बात करें तो बेस्ट कैपिटल वही जिससे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल सके और जिससे ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू या उनके शेयर्स पे इंक्रीमेंट हो सके. जनरली कंपनीज यूज़ द concept
ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज टू सेट अप कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए आपने फाइनेंशियल लीवरेज हमेशा देखी जाती है। अब फाइनेंशियल लीवरेज होती क्या है? फाइनेंशियल लीवरेज रिफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल, यानी कि पूरे कैपिटल में आपकी डेट कितनी है, ये फाइनेंशियल लीवरेज आपको बताता है। इसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये डी इज इक्वल टू लिया डेप्ट और ई इज इक्वल टू इक्विटी। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है वो डी अपॉन ई है, डेट अपॉन इक्विटी। With debt fund, companies fund are earning increase. Company fund and earning increase because debt is the cheaper source of finance, but it is very risky to involve more debt in the capital structure. तो जो कंपनी के फंड्स हैं, जो अर्निंग है, ये अर्निंग इंक्रीज़ करती है। जो डेट है वो चीपर सोर्स माने जाते हैं फाइनेंस के, बट इस इज़ वेरी रिस्की टू इन्वॉल्व मोर डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। ये बहुत ही रिस्की होता है कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा डेट को इशू कर दें, क्योंकि कंपनी के लिए डेट क्या है, बहुत ही रिस्की है। इक्विटी रिस्की नहीं है, क्योंकि इक्विटी इनका परमानेंट कैपिटल स्ट्रक्चर है, परमानेंट कैपिटल आ जाती है। मगर यहाँ पर जो डेट है वो रिस्की मानी जाती है, क्योंकि कंपनी को जितने डेट बढ़ेंगे उतना ही उनको पेमेंट भी करना पड़ता है इंटरेस्ट का, और उतना ही वो रिस्ट्रिक्शन भी उतना ही उनके साथ लग जाता है। मोर डेट विल result in increase in earning only when the rate of earning of the company, that is return on investment, should be more than rate of interest on debt. क्योंकि जितना ज़्यादा डेट होगा उतनी कंपनी को दिक्कत होगी, क्योंकि उसको रिटर्न तो देना पड़ेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी करता है तो उससे आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है डेट को, यानी कि अगर आप कहीं आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेरेटिव कहीं किसी को आपने डिबेंचर्स दे रखे हैं उनको इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़े। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ मोर देन द अर्निंग और ROI ऑफ द कंपनी देन मोर डेट मीन्स लॉस फॉर द कंपनी। तो ROI रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको ये बोलता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ मोर एंड अर्निंग, यानी कि अर्निंग जो है वो ज़्यादा होगी, यानी ROI जो है कंपनी की अच्छी होगी, और जितना आपके पास डेट ज़्यादा होगा उतना कंपनी की लॉस ज़्यादा है, यानी उतना ही आपको पे भी करना पड़ता है डेट वालों को। टू प्रूव द ओनर ऑफ द कंपनी गेन और इन अर्निंग per share is more when debt is involved in the capital structure will take following example in which company is usually all equity capital in one situation। अब आपको एक दिया हुआ है सिचुएशन, यहाँ बोला गया कि ओनर्स ऑफ द कंपनी गेन और अर्निंग पर शेयर इज़ मोर। अगर आपकी अर्निंग पर शेयर मोर है तो डेट जो कैपिटल इन्वॉल्व कर रहा है, तो डेट कैपिटल में अच्छे खासा इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर बता रहा है कि कंपनी जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं इन वन सिचुएशन और डेट भी होता है इन अदर सिचुएशन, देन फिर आप देखिए इसे कैसे आप कर सकते हो। तो सिचुएशन दी हुई है, अब आपको ज़्यादा न्यूमेरिकली वाइज समझ में आएगा। अगर किसी में पहली सिचुएशन में आपको दिया हुआ है जहाँ पर आपके पास इक्विटी कैपिटल है, सेकंड में है डेट अलॉन्ग विद इक्विटी, और थर्ड में है मोर डेट अलॉन्ग विद इक्विटी इन थर्ड सिचुएशन। तो पहले में देखिए टोटल कैपिटल 50 लाख की, इसमें इक्विटी 50 लाख का है, जिसमें कि इक्विटी की वैल्यू है 5 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। डेट जो है नील है, तो टैक्स रेट ऑफ टैक्स 30% 30% पर annum है, ठीक है। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है 7 लाख। सेकंड सिचुएशन देखिए क्या दी हुई है, सेकंड सिचुएशन दी है अगर आपके पास टोटल कैपिटल 50 लाख है, जो ऊपर वाले में दिए 50, नेक्स्ट वाले में टोटल इक्विटी 40 की है, यहाँ 50 दिया 40 की है, 10 हमने इनको दे दिया, यानी कि हमने डिबेंचर्स को भी 10 लाख का दे दिया है। तो 40 हो गए, तो 4 लाख के शेयर हो गए 10 ईच। डेट हो गया 30 लैक्स,
टैक्स रिटर्न हो गया 30%, ये क्वेश्चन ही में। इंटरेस्ट ऑन डेट हो गया 10%, और अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया 7 लाख। थर्ड सिचुएशन देखिए, थर्ड सिचुएशन में देखिए यहाँ पर टोटल कैपिटल 50 लाख, जैसे पिछले भी दिया था। इक्विटी को था 30 कर दिया है, पहले में 50 था, दूसरे में 40 था, तीसरे में 30, 3 लाख का शेयर 10 रुपीज़ के। डेट को बढ़ा दिया गया है, यानी कि डेट को यहाँ पर 20 कर दिया गया है। यानी कि फर्स्ट सिचुएशन में सिर्फ कैपिटल में इंटरेस्ट आप इन्वेस्ट किया था, सेकेंड में ज़्यादा कैपिटल में था, थोड़ा सा डेट पे था, और थर्ड वाले में क्या हो गया है कि डेट पे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया गया और कैपिटल को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दिया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इंटरेस्ट ऑन डेट 10% है, और रेट टैक्स 30% है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कितना है 7 लाख। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना है तीनों सिचुएशन के बेस पे। तो पहला हमारा क्या था, इंटरेस्ट बिफोर, तो यहाँ पर तो कोई है ही नहीं इंटरेस्ट और टैक्स, तो इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ, यहाँ पर ये आया कैसे है, क्योंकि आपका जो डेट था वो 10 लाख था, यहाँ पर 20 लाख था, तो 20 लाख का 10% और 10 लाख का 10% तो कितना हो गया 1 लाख, और ये 2 लाख माइनस कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई 6 लाख, यहाँ पर आ गई 5 लाख, और यहाँ पर आ गई 7 लाख, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था इसलिए 7 लाख है। फिर आता है अर्निंग बिफोर 30% ऑफ ईबीटी, तो 30% किसका निकालेंगे, 7 लाख का 30%, 6 लाख का 30% और 5 लाख का, तो 7 3 जा 21, तो ये 2,10,000 आ गया, 2,10,000, ये 6 का होगा 6 3 जा 1,80,000, देन 5 15, ओके। माइनस करके आप वैल्यू उसके यहाँ ले लीजिए, कितना के 4,90,000, ये हो गया 4,20,000, ये हो गया 3,50,000, ओके। अब हमको क्या निकालना है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, इस वैल्यू को, ठीक, ये जो वैल्यू है 4,90,000, 4,90,000 को नंबर ऑफ़ शेयर्स, इनके थे 5 लाख, इनके थे 4 लाख, क्वेश्चन में दिए मैंने, इनके थे 3 लाख। तो आपको इन लोग को आपस में कैलकुलेट करके डिवाइड करना है। सारे ज़ीरोज़ काट दीजिए, फिर 49 और 50 डिवाइड कर लीजिए 5 से, यहाँ पर 4 ज़ीरो काट दीजिए, 42 40, तो यहाँ पर 4 ज़ीरो 45/30। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगी 0.98, एक वैल्यू आएगी 1.05, एक वैल्यू आएगी 1.16। तो EPS क्या है, अर्निंग पर शेयर आपका क्या निकला, 0.98, 1.05, 1.16। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, if we compare the above table we can see that in situation third situation ये रही, equity share get maximum returns followed by situation 2 and least earning in situation 1। बता रहा है कि अगर हमारे अर्निंग पर शेयर की बात की है तो सबसे ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर कहाँ प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कहाँ मैक्सिमाइज़ कर रहा है अपना रिटर्न, यहाँ पर, जहाँ पर हमने इन दोनों को किसी प्रपोर्शन में डिवाइड कर दिया था। जहाँ पर प्रपोर्शन डिफ़र था वहाँ पर थोड़ा सा कम आ रहा है, और जहाँ पर बिल्कुल भी डेट नहीं था, यानी डिबेंचर्स को हमने दिया ही नहीं है कुछ, वहाँ पर देखिए और डिफरेंस है। यानी कि सबसे कम ये है रिटर्न्स के मामले में, सेकंड नंबर पे ये, और सबसे ग्रेटर रिटर्न हमको मिल रहा है इस सिचुएशन में। Hence it is proved that more debt brings more income for owners in the capital structure। अब ये बता रहा है कि सबसे अच्छी बात क्या है, अगर हमने डिबेंचर्स को इशू किया है अच्छे प्रपोर्शन में, तो इसका मतलब क्या ये प्रूव करता है, जितना अच्छा आप डिबेंचर्स इशू करेंगे उतने ही आपको कंपनी में ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ इक्विटी को इशू कर दिया तब बहुत कम आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आपको ने डेट को इक्विटी के मुकाबले कम इशू किया है तो भी आपको कम मिलेगा। मगर आपने डेट और इक्विटी को एक प्रपोर्शन में डिवाइड कर दिया है तो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर रिटर्न्स मिलेगा। तो दिस इज़ द आइडल सिचुएशन और दिस इज़ कॉल्ड एज द कैपिटल स्ट्रक्चर। ये एक आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर है किसी भी कंपनी के लिए कि कंपनी उस हिसाब से अपने वर्क को, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिवाइड करे किस प्रपोर्शन डेट इक्विटी के, जिससे कि कंपनी को मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। और जितना शेयर होल्डर को रिटर्न्स मिलेगा उतना ही कंपनी के लिए मैक्सिमाइज होगा उसका प्रॉफिट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख के ही सब चीज़ें करनी है। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर आपको
बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी है, प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आपके पास सिचुएशन दी है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।